अलग कि आज किस तरह का कार्यकर्ता सम्मेलन था और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में किस तरह के बड़े फैसले लिए गए कि स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर के बैठक बुलाई गई थी। खासतौर से आज आजमगढ़ मंडल, गोरखपुर मंडल और बनारस और मिर्जापुर, क्योंकि बस्ती, देवीपाटन, फैजाबाद का कुछ हिस्सा 8 तारीख को बस्ती जनपद में महिला हक अधिकार महारैली है, तो 2.5 मंडल को छोड़ दिया गया था। वो लोग वहीं लगे हुए हैं काम में। तो आज मुख्य उद्देश्य था स्थानीय निकाय चुनाव और संगठन का काम दिया गया था। पिछले बैठक में ग्रास रूट पर सेक्टर वार बूथ स्तर पे कमेटी बनाने का, तो उसकी समीक्षा। राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश में उनके आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी अगर आपको इस यात्रा में निमंत्रण देते हैं साथ आने के लिए, तो आपका क्या स्टैंड होगा? नहीं, निमंत्रण सलमान खुर्शीद जी का फोन आया था। 31 तारीख को हम लोगों ने बैठक किया। बैठक करके पार्टी ने तय किया कि हम लोग अपना काम करें, वो लोग अपना काम करें, क्योंकि एक माध्यम होता है जनता के बीच में जाने के लिए, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे सावधान महारैली के माध्यम से सावधान रथ यात्रा हो, या जो भी पार्टियां कार्यक्रम करती हैं, उसके पीछे जनता के बीच में जाने का एक साधन होता है और लोगों को जोड़ करके पार्टी को मजबूत कर सत्ता में जाने की कवायद। आप उस यात्रा में शामिल होंगे, हाँ या ना? नहीं, क्लियर हो गया, हम लोग ने, हमारी पार्टी नहीं जाएगी। क्या कारण रहा? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को जो यात्रा, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसको काफी सफल यात्रा बताया है। अखिलेश यादव कैसे देखते हैं? क्या ये यात्रा वाकई में आने वाले 2024 में एक बड़ा बदलाव कांग्रेस के लिए लाएगा, या अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ये यात्रा जो है काफी सफल यात्रा है? इस यात्रा को कैसे देखते हैं, सफल है या असफल? नहीं, देखिए, जो प्रयास राहुल गांधी जी का रहा है शुरू से लेकर के, उनके साथ जिस तरह का लोगों का स्नेह, प्यार और जुड़ाव देखने को मिला है, तो उस कार्यक्रम को, भारत जोड़ो यात्रा को सफल ही कहा जाएगा। तो क्या 2024 में कांग्रेस के लिए काफी बदलाव आएगा इस यात्रा से? देखिए, यात्रा में, रैली में, जनसभा में भीड़ को जुटा लेना एक अलग बात है। उस भीड़ को वोट में तब्दील करना बड़ा कठिन काम होता है। जब तक ग्रास रूट पे संगठन नहीं होगा, तब तक कोई भी रैली को भीड़ में तब्दील कर लेना, मैंने देखा, मैं बसपा में था जब अटल जी की सरकार गिरी थी एक वोट से, तो मायावती जी और कांसीराम जी का कार्यक्रम लगा था बनारस पीली कोठी और इंटर कॉलेज का मैदान में। पीली कोठी से लेके मैदागिन तक हमको अंदाज है कि पूरी भीड़, लाखों की भीड़ थी। कार्यक्रम खत्म हुआ, मायावती जी सर्किट हाउस आई और बुलाई, मैं जिलाध्यक्ष था उसमें बसपा। उन्होंने कहा कि अब तो हम लोग जीत जाएंगे शहर उत्तरी। मैंने उस समय कहा कि बहन जी, हम लोगों का जो पुराना परंपरागत वोट है, वही वोट हम लोगों को मिल जाए, यही बहुत बड़ी चीज है। लाखों की भीड़, वोट मिला 1280। तो ऐसी स्थिति में भीड़ को वोट में तब्दील करना सबसे मजबूत संगठन का होना है। एक चीज देखा जा रहा है देखिए कि जिस तरह से लगातार आईपीएस और आईएएस देश के बाकी हिस्सों से रिटायरमेंट के बाद लगातार उनका या तो बीजेपी में जाना या फिर संघ के साथ जुड़ना, ये लगातार आईएएस और आईपीएस को देखा जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? आखिर आईएएस और आईपीएस सिर्फ बीजेपी को ही क्यों ज्वाइन कर रहा है, बाकी पार्टियों में क्यों नहीं जा रहा है? इसके पीछे क्या? क्योंकि सत्ता के साथ हर आदमी अपने बचाव मुद्रा के लिए जाता है। आपने देखा कि जिनके घर ईडी और सीबीआई पहुंची, वो सीधे सत्ता के साथ चले गए। अगर हम शुरू करें बंगाल से, तो जिस राय साहब चिटफंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई चली, उस कार्रवाई में आपने देखा कि वो खुद बीजेपी ज्वाइन कर लिए। बड़ा आंदोलन हुआ था। कानपुर से एक मकान गिराने की बात, नाम हमको याद नहीं है,
जब मकान गिराने के लिए नोटिस लगी तो बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो नोटिस वापस हो गई। तो अब तक ये देखा गया है कि बचाव मुद्रा में लोग सत्ता के साथ रहना पसंद करते हैं और सत्ता के साथ चले जाते हैं। मुख्तार अंसारी का एक काफी चर्चित उनका जो एक सालाना अंदाज आया, कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार को या योगी सरकार को चुनौती दिया है, मुस्कुराते हुए नजर आए, और जो सालाना अंदाज था उनका कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि वो डरे नहीं है और सरकार से डरते नहीं है। इस तरह का मुख्तार अंसारी का जो एक सालाना आया है उस पर क्या कहेंगे, शायर पे क्या कहेंगे? देखिए, हर आदमी स्वतंत्र है अपनी अपनी बात कहने का, बोलने का, हर आदमी स्वतंत्र है। और अब वो अपनी बात कह रहे हैं तो उनको कहने का अधिकार है। कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या आपको कहां से लगता है कि भारत टूट रहा है, जिसको भारत को जोड़ रहे हैं वो लोग? मैंने पहले ही कहा कि पार्टियों के साथ लोगों को जोड़ने के लिए पार्टियां नाम दे करके यात्रा निकालती हैं, रैली करती हैं, सभा करती हैं। भारत जब अलग अलग था तो भारत को जो खंड खंड में अलग अलग सूबों में राजा हुआ करते थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी राजाओं को समझा बुझा करके एक अखंड भारत की रचना की। तब से भारत तो नहीं टूटा। हाँ, नेता टूटते हैं, नेता टूटते हैं, यहाँ से टूट के उस पार्टी में, उस पार्टी से टूट के उस पार्टी में। यही तो हम देख रहे हैं। भारत ना तो टूटा है, ना टूटेगा, ना भारत को कोई खतरा है। भारत के पास अपार ताकत है, शक्ति है हर दुश्मन से निपटने की। प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि मेरे भाई ने फतेह कवच पहना है, भगवान उसमें उसकी ठंड से या अन्य सभी दिक्कतों से रक्षा करेगा। कैसे देखते हैं इसको? तो हनुमान जी की, भगवान राम की लड़ाई में भी जिन लोगों ने भगवान राम को विजय दिलाया, उनको भी भगवान राम ने कवच पहनाया हुआ है कड़ाके की ठंड में। ना घर है, ना दुआर है वो भी ठंड से जूझ रहे हैं ना, जिसको बानर कहते हैं। मैं सुबह उतरा, नीचे जा रहा था तो सीढ़िया को वहीं बेचारा एक गोलिया को वहीं बैठा था, हमने सलाम किया, उनके बोलो भैया क्या बात है, तो वो इशारा किया, आता है, हमको लगता है वो यहाँ। तो अब घर वाले अपना कुछ उसको दक्षिणा थमाए होंगे तो लेके चला गया। दलाई लामा का एक बयान आया है मोदी जी की, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को एक चाइना को चेतावनी दिया है कि ये जो आज का जो भारत है वो जवाहरलाल नेहरू है, वो कांग्रेस का भारत नहीं है, मोदी का भारत है। ये कहीं ना कहीं चुनौती दिया है चाइना को दलाई लामा ने। और उसके बाद से देखा जा रहा है कि एक महिला जो जासूस है वो कहीं ना कहीं इन पर आतंकी हमले करने की चाइना ने साजिश भी रच लिया, जिसका खुलासा भी सरकार ने किया है। कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? दलाई लामा का बयान, वो पहले का भारत नहीं मोदी का भारत है, कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश में देश की सुरक्षा के लिए सेना है, बॉर्डर पे सीमा लगी हुई है, ना कोई नेता लड़ने जाता है, ना कोई भारत का नागरिक जाता है। हमारे आपके बीच से हमारे आपके बच्चे जो सेना में भर्ती हैं वही सीमा पर लड़ते हैं, वही देश की सुरक्षा करते हैं। जिस चीज की चर्चा होनी चाहिए देश में, प्रदेश में, आज बेरोजगारी चरम पे है। बेरोजगारी कैसे कम हो, इस पे चर्चा ना तो कोई नेता करने को तैयार है, ना कोई डिबेट टीवी पर होने को तैयार है। महंगाई दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जा रही है, इस पे डिबेट कोई नेता करने को तैयार नहीं है। आज शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि गरीब से शिक्षा दूर होती जा रही है, इस पे चर्चा करने के लिए किसी नेता के पास समय नहीं है। आज गरीब इलाज के बगैर मर रहा है, उसको व्यवस्थित इलाज कैसे उसके यहाँ पहुंचे, इस पे चर्चा करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। जो विदेशी ताकतें भारत पे जासूसी का काम या किसी तरह का षड्यंत्र रच रही हैं, उसके लिए हमारी खुफिया तंत्र है, हमारी सेना है, हमारी फौज है, वो काम कर रही है, वो लड़ेगी। उस पे हम आप चर्चा करके क्या कर सकते हैं? काम तो सेना को करना है, खुफिया तंत्र को करना है,
देश की जिम्मेदारी, देश की सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री, उनको चिंतन करना है, राष्ट्रपति को चिंतन करना है। चाइना में कोरोना को लेकर के जिस तरह से महामारी फैला हुआ है, चाइना में लाखों की तादाद में लोगों की मौतें भी हुई हैं, जैसे कि खबरें आ रही हैं, और चाइना जो है वो भारतीय वैक्सीन की डिमांड कर रहा है। तो क्या लगता है कि आज के दिन में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा चाइना ही है? पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन देखा जाए तो चाइना है। तो क्या ऐसे में भारतीय वैक्सीन चाइना को देना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, ना देश कोई किसी का दुश्मन है। अभी आप देखे होंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री चाइना गए थे ना, कई देशों का दौरा किए। कोई सरकार रहती है तो उस प्रधानमंत्री जहाँ चाहते हैं वहाँ जाते हैं। हमारे जो विदेशी दूत हैं, दूतावास कहते हैं, भारत के जो दूत हैं वो दौरा करते हैं, आते जाते हैं। अभी कई देशों का इन्वेस्टर समिट को लेकर के उत्तर प्रदेश के मंत्री और अधिकारी गए हैं कई देशों का दौरा करने के लिए। ये तो सिर्फ सीमा पे जो लड़ाई होती है ना, हमने बात किया था, तो सीमा पर गोलीबारी ना हो तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगे? एक ये भी सवाल है। तो क्या आपके नजर में चाइना और पाकिस्तान भारत का कोई दुश्मन नहीं है? कोई देशी दुश्मन नहीं है? सब अपने अपने हथियार तैयार बना करके रखे हुए हैं। चीन अगर आंख दिखाएगा तो उसकी आंख निकालने की भी हैसियत भारत के पास है। तो दुश्मनी नहीं है तो फिर नहीं, अगर दुश्मनी दिखाएगा तब। अभी कोई दुश्मनी आपको नजर नहीं आता है पाकिस्तान और? देखिए भैया, पॉलिटिक्स जो राजनीति होती है ना, आज आप चर्चा कर रहे हैं चाइना का, कम से कम 7 साल से मैं सुन रहा हूं कि चाइना भारत में प्रवेश कर रहा है। ये खबरें आप तक भी पहुंच रही हैं, हमारे यहाँ तक भी आ रही हैं। देश की खुफिया एजेंसी सरकार को भी इस बात की खबर है कि भारत की जमीन पर वह धीरे धीरे फैलता आ रहा है। शुरुआत में ही अगर रोक दिया जाए तो फिर वो काहे कोई खाली कराने की जरूरत पड़े? तो सबकी अलग अलग सोच है। आपकी नजर में? अध्यक्ष जी, जहाँ तक आपने महंगाई की बात कही, बीजेपी के एक मंत्री बलिया के, उन्होंने कहा था कि महंगाई है कहाँ, सरकार फ्री में भोजन दे रही है, फ्री में मकान दे रही है, फ्री में स्वास्थ्य व्यवस्था दे रही है, तो फिर महंगाई क्या कहाँ है? बलिया के मंत्री का ये जवाब था। उन्होंने सही कहा, राशन फ्री मिल रहा है, राशन तो फ्री मिल रहा है, लेकिन गैस सिलेंडर जो 350 का था अभी 1120 का ना मिल रहा है, 1180। ये तो महंगा हुआ है। जो मोटरसाइकिल 45,000 50,000 की थी आज वो 90-95,000 की हो गई। ये तो महंगा है। जो गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां 20,000 22,000 की थी आज वो गाड़ियां 40,000 42,000 की, 38,000 35,000 की। ये तो महंगा है। महंगाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। शिक्षा महंगी हुई है, दवाइयाँ महंगी हुई हैं। जब आप खरीदने जाएंगे वहाँ तब ना आपको मालूम होगा कि का महंगा है का सस्ता है। भोजन राशन सरकार फ्री दे रही है तो जरूर तो कहेंगे कि भाई सस्ता है, फ्री दे रहे हैं राशन, फ्री दे रहे हैं दवाई, फ्री दे रहे हैं। जो फ्री दे रहे हैं तो कहा करें कि कहाँ महंगाई है। प्रियंका गांधी का कहना है कि 2 उद्योगपतियों ने मिलकर पूरे देश को खरीद लिया लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाया। इसको कैसे देखते हैं? तो उनका भाई बिक रहा था मार्केट में कहीं मार्केट में जब कोई माल बिकता तब ना कोई खरीदता है। मतलब पूरा देश बिक रहा था। जब कोई चीज जैसे रेलवे बेचने की तैयारी हुई तब ना अडानी अंबानी खरीदे। अगर बेचने की हम अपने इस मकान को न बेचे तो कोई खरीदने वाला आएगा? नहीं आ सकता। एक और सवाल, वो प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे हर देश के हर गली मोहल्ले में मोहब्बत की फ्रेंचाइजी खोलने की बात कर रही हैं। 40 साल क्या कर रही थी कांग्रेस? 40 साल तो कांग्रेस को काम कर लेना चाहिए था। कांग्रेस की लंबे समय शासन के बाद उनकी व्यवस्था से उबे हुए लोग कांग्रेस का साथ छोड़ करके इधर आए हैं। आज जो बीजेपी के साथ लोग हैं वो कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ही इधर आ गए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आप बीजेपी से 5 सीटें मांग रहे हैं आने वाले 2024 के चुनाव में।
और शायद बीजेपी 2 सीटें दे रही है, इसमें कितनी सच्चाई है इस खबर में? राजा के पता नहीं मुसारापन बांट ली हम तो खुद पता नहीं है। आने वाले समय में बीजेपी के साथ अभी कोई तय नहीं, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, हम झूठ आज तक राजनीति में नहीं बोलते। राजनीति गठबंधन की चल रही है। गठबंधन बसपा ने नहीं किया, किसी तरह 1 सीट जीती, इतिहास है। कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया, लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी 2 सीट जीती यूपी में। गठबंधन अखिलेश ने किया, 47 से 125 हो गई गठबंधन। बीजेपी ने गठबंधन किया, आज वो 265-66 पहुंच गया। 50 दलों को मिलाकर के मोदी जी ने गठबंधन किया देश में, देश की सत्ता उनके हाथ में हो गई। तो हम कौन तोप हैं? ये चुनावी गठबंधन होते हैं। राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन। चुनाव आते हैं तो तीखे तीखे बाण छोड़े जाते हैं, जैसे बिना का टॉप 10 में बजता नहीं है, तो 10 नंबर वाला गाना चला जाता है, 1 नंबर वाला जाता है 8 नंबर वाला 2 नंबर। चुनाव बीत गए, सबके तीर कमान रख दिए, सब उदाहरण सपा बसपा अभी एक नहीं हो सकते थे, हो गए अभी 19 में। बिहार में नीतीश और लालू को देखिए, नीतीश जी ने कहा कि लालू के साथ गठबंधन नहीं करें, घर बैठ जाएंगे, कर लिए। बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, समझौता होकर सरकार चली। पीडीपी बीजेपी कहती थी कि महबूबा मुफ्ती अलगाववाद करती है, की राजनीति करती हैं, हम उनसे गठबंधन नहीं करेंगे। कश्मीर में उससे गठबंधन भी हो गया, सरकार भी चली। तो राजनीति में कोई किसी का न दोस्त है न दुश्मन, कब कौन किसके साथ चला जाए कोई गारंटी नहीं। लखनऊ के सपा कार्यालय में साफ लिखा गया है कि ओम प्रकाश राजभर का यहाँ आना मना है, और आपके दफ्तर में दिखाई दिया तस्वीर, अखिलेश यादव की तस्वीरें आज भी आपके दफ्तर में कहीं नीचे लगी हुई थी। तो कैसे देखते हैं आप? उनके दफ्तर में ओम प्रकाश का आना मना है और आपके दफ्तर में अभी भी अखिलेश यादव की एक तस्वीर दिख रही है। हमारे यहाँ सबका सम्मान है, अखिलेश का भी सम्मान है, मायावती जी का भी है, मोदी जी का है, योगी जी का भी है, प्रियंका, राहुल गांधी, सोनिया का भी है, सबका है। हमारे यहाँ किसी का अपमान नहीं है, नीतियों का अपमान है। उनके यहाँ हमारा अपमान नहीं है। देखिए ओम प्रकाश राजभर का जो लिखा है, ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा को रोकना है। ओम प्रकाश राजभर कह रहा है कि 38% अति पिछड़ों की आबादी है, उसको हिस्सा दे दो, वो नहीं देना चाहते। मुसलमानों का वोट 80% लेते हैं। 4 बार सरकार रही, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख सैयद पठान, इनकी हिस्सेदारी की बात अगर करता है तो ओम प्रकाश राजभर, वंचित समाज के हक की बात करता है तो ओम प्रकाश राजभर। तो वो विराम लगाए हैं कि खबरदार, यहां अधिकार की बात करने वालों को कोई जरूरत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नाम है कि जैसे भूत सताता था, लोग हनुमान जी को याद करते थे, तो वैसे ही इस समय ओम प्रकाश राजभर का भूत सता रहा है, राजनीतिक भूत बनकर के सता रहा है। एक चीज और, एक अंतिम सवाल ये जानना चाहते हैं जो राजनीति से हटकर है। इस 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ भी रहे हैं, चुनाव जीत भी जाए हो सकता है। नरेंद्र मोदी के बाद आप देश में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? ऐसे ओम प्रकाश राजभर, यह राजनीतिक हम बयान नहीं चाहते, आपके दिल की आवाज चाहते हैं कि मोदी के बाद आप इस देश में किसे प्रधानमंत्री पद पे आसीन देखना चाहते हैं? कि अभी तक 24 की ही बात हम लोग करें, आज के तारीख में विपक्ष कहाँ है? हम अगर यूपी में खड़े हों, यूपी में आज के तारीख में मोदी जी को हराने वाला कौन व्यक्ति है? कोई है व्यक्ति? अगर मोदी फैक्टर देख लिया जाए पीएम की कुर्सी पर, तो यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। आज के तारीख में यूपी में ना बसपा, ना कांग्रेस, ना सपा कोई मुकाबला करने के लिए खड़ा नहीं है। अपनी हाजिरी दर्ज करा ली, यही बहुत बड़ी चीज है। मोदी के बाद
आप किसे देखना चाहेंगे? अब वो टाइम आएगा तो बहुत धरती के लाल पैदा नहीं, होंगे। बहुत है, उसमें से आप किसे देखना चाहते हैं? हम राजनीतिक बयान अभी चाहते, नहीं, देखिए जिसे अभी आप वाकई में दिल से अभी चाहते कहा हैं। नहीं जा सकता है। देखिए, कभी योगी जी नहीं सोचे थे कि हम सूबे के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कभी हम नहीं सोचे थे कि हम एमएलए बन जाएंगे, हम मंत्री बन जाएंगे। मेहनत किया, परिश्रम किया, वहां तक पहुंचा। तो उसी तरह राजनीति में विभिन्न पार्टियों में लोग काम कर रहे हैं। अब किसकी तकदीर, किसकी किस्मत विधाता ने लिखा है उनके बाद, वो तो भाई हम ज्योतिष हैं नहीं अभी। आप जैसे चीजें चाहते हो सकता है आप चाहते हैं कि हमारा बेटा भी रहे। नहीं, हमारा सांसद बेटा बने, भी वहां कैसे जाएगा? आपके जो कार्यकर्ता है वो भी सांसद नहीं, बने। देखिए झूठ आप- झपाट नहीं। अभी हमारा दल उत्तर प्रदेश की सियासत और देश की सियासत पे कब्जा करने के लिए नहीं, अभी हम लोग गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं कि कल तक आप अंग्रेजों के गुलाम थे, आज आप नेताओं के गुलाम हो। आप अपनी लड़ाई शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, नौकरी के लिए लड़ो, बेहतर जीवन के लिए लड़ो। जो आपको मूलभूत समस्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई, आप इसके लिए लड़ो। किसी नेता के चक्कर में न रहो। जो नेता आपको प्रिय लगे कि नहीं ये चीजें हमको मिल सकती है इससे, आप उसके साथ जाओ। ये हम समझाते हैं।